Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the third lecture of electromagnetic induction. बेटा थियोरेटिकली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, राइट, लेकिन इसकी काफ़ी सारी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज फार एज कॉम्पिटिटिव इज कंसर्न. और इसके अलावा टफ नहीं है, ठीक है. तो थोड़ा अच्छे से समझना है, एकदम पॉजिटिव ब्रेन के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ. जहाँ पे भी दिक्कत आएगी, है ना, प्लीज़ लेक्चर को पॉज करके अच्छे से उसको दोबारा से देखना कोशिश करना कि जो डाउट रह जा रहा है वो क्लियर हो जाए, तभी आगे बढ़ना. दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस डालेंगे ना, कोशिश ये करनी है कि पहले लेक्चर को पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, थोड़ा उसमें स्ट्रगल करना है, उसके बाद सोल्यूशन को आगे लेके जाना है. अंडरस्टूड? तभी क्लास का मजा है बेटा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो देखो आज का जो टॉपिक है बेटा, दैट इज मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, है ना, कि हम कितने अलग अलग मेथड से फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो देखो अगर मैं मेथड्स की बात करता हूँ तो इन जनरल बेटा मैं कह सकता हूँ कि मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स के लिए मैं फ्लक्स को देखता हूँ पहले. ठीक है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन. जहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, आई गेस आप सबको पता होगा फाई एम कैन बी रिटन एज बी डॉट ए. ठीक, बी डॉट ए, जहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट नहीं भी है तो इंटीग्रल लग जाएगा, इससे ज़्यादा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है. पर ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं. बोले सर कौन कौन सी? एक चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ है, बी. बोले यस सर. एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ए यानी कि एरिया है, एरिया ऑफ द लूप जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, या सरफेस जहाँ से फ्लक्स की बात करने जा रहे हैं. और एक बेटा हमारे पास है यहाँ पे थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. ठीक, मतलब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल बिटवीन बी एंड ए, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज काम आ रही है. अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इस फ्लक्स को बदलना चाहूं तो फ्लक्स को बदलने के लिए मुझे क्या क्या बदल सकता हूं? मैं बी को बदल सकता हूं, ए को बदल सकता हूं और थीटा को बदल सकता हूं. बस ये तीन अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, फ्लक्स को बदलने के. या तो आप बी को चेंज करो किसी तरीके से, या तो आप एरिया को चेंज करो किसी तरीके से, या तो एंगल को चेंज करो. और बेटा इन्हीं तीन तरीकों पे कई सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था. ठीक है, तो मैं एक बार हल्का थियोरेटिकल इसको एक्सटेंड करता हूं और फिर एक एक करके एग्जांपल्स उठाते हैं. मैंने कहा ना थ्योरी में ज़्यादा नहीं है, एग्जांपल्स इसके काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छे हैं. तो देखो अच्छे समझना, अगर मैंने सिर्फ बी को चेंज किया, करेक्ट, अगर सिर्फ बी को चेंज किया तो मैं जो डी फाई बाई डी टी लिखूंगा, डी फाई एम बाई डी टी, वो मेरा निकल के आ जाएगा. डी फाई एम बाई डी टी की बात कर रहा हूँ सिर्फली. एरिया बाहर, ए कॉस थीटा बाहर, साथ में क्या बनेगा बेटा, डी बी बाई डी टी. ये एक तरीके से पहला सेट ऑफ क्वेश्चन बन गया अपने को, जहां पे हमें बोल देगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है. बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला पर सेकंड से वेरी कर रहा है. तो मतलब ये समझ में आ गया कि dv बाई डी टी की वैल्यू गिवन है. और अगर मुझे dv बाई डी टी की वैल्यू गिवन है तो यहां सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या निकाल सकता हूं, डी फाई एम बाई डी टी. आप बोलोगे सर ये हम डी फाई एम बाई डी टी निकालना क्यों चाह रहे हैं, इसका फायदा क्या है? अरे भाई हमने लास्ट क्लास में देखा था, एज पर फैराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाई एम बाई डी टी होता है. तो अगर डी फाई एम बाई डी टी पता है तो मुझे ई इंड्यूस भी तो पता है, और मुझे ई इंड्यूस पता है तो मुझे आई इंड्यूस भी तो पता है. और बेटा यही तो क्वेश्चन बनते हैं. अंडरस्टूड द पॉइंट? ऐसे बोलेगा सर ठीक है, फिर दूसरा समझाता हूँ. दूसरे की अगर पॉसिबिलिटी देखते हैं या कैसे बन सकता है, तो ऐसे समझो कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमें एरिया चेंज कराया जाए. तो उसके लिए b और cos थीटा आ जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा बेटा डी ए बाई डी टी. यानी अब की बार रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन होगा. सेम वे में अगर मैं देखता हूं बेटा कि एंगल बदलना होता, बहुत ध्यान से सुनना, तो यहां पर जब देखेंगे तो b और a ये तो बाहर आ ही जाएंगे. जब cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin थीटा. और जो अंदर थीटा है चेन रूल से उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि d थीटा बाई डी टी. बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई. मैंने कहा मतलब ये हुआ बेटा, एक बार मैं रिकॉल कराता हूं. फर्स्ट मेथड अपने को मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दिया टाइम के साथ, तो एक्सप्रेशन बन गया ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी. दूसरे में हमें बोल दिया गया कि भाई एरिया को वेरी कराना है टाइम के साथ, तो एक्सप्रेशन बन गया बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी. इसको अपन सेकेंड केस बोल देते हैं. तीसरा तरीका हो गया एंगल को वेरी करा दिया टाइम के साथ, तो बी और ए कांस्टेंट बाहर,
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, अच्छा एक चीज देखो पर मिस कर गए, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो अपने पास क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस का कितना, माइनस साइन थीटा, या माइनस भी आ जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी बाई चेन। अंडरस्टूड? ये अपना बन गया बेटा तीसरा पार्ट। तो इस तरीके से 3 अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, वहां से डी फाई बाई डी टी निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से इंड्यूस बता सकते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा एकदम। इसको बेटा जरूर से जॉट डाउन कर लेना कॉपी में कि ये पार्ट ऐसे चलना है। अब अपन एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे, इसमें एक एक की एप्लीकेशन देखेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप एक बार पॉज करके इसको कॉपी करो क्लास को और मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तो बेटा ये रहा अपने पास पहला सवाल, ठीक है, आज का। तो पहला सवाल देखो क्या है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर बता दूंगा कि अब ट्राई कर लो। पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार। हमें कह रहा है कि यार रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो कॉइल की शेप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें इस बात पे अच्छे से ध्यान देना है कि हमें किस तरह की कॉइल की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल की। कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 200 टर्न्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा, हमने हर जगह लिखा बी ए कॉस थीटा, वो एक टर्न के लिए था। अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते तो मेरे को कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ टर्न से क्या करता, मैं मल्टीप्लाई करता, तो जो फ्लक्स बी ए कॉस थीटा था वो क्या बन जाता, एन बी ए कॉस थीटा। ध्यान देना इस बात पे अच्छे से। फिर बोल रहा है एरिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां आपको फंसाएगा यूनिट के ऊपर। हमें जितनी यूनिट्स रखनी है सब ऐसा ही सिस्टम में रखनी है, तो ध्यान देना है कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, कुछ और है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर। इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन है ये हमें ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रूप रखा हुआ है, उसकी हेल्प से हम थीटा निकालेंगे। कैसे, वो पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा। और फील्ड वैल्यू दे दिया 0.25 टेस्ला, ये तो सिंपल है। इफ द फील्ड इज रिवर्स इन डायरेक्शन इन दिस मच सेकेंड, मतलब कह रहा है कि मैंने फील्ड को रिवर्स कर दिया। जैसे मान लो ये एरिया था, इसके परपेंडिकुलर ये फील्ड था, अब हमने फील्ड को रिवर्स कर दिया, करेक्ट। ऐसा करने पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे फील्ड वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, एरिया वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, एंगल बदल रहा है। फिर आप बोलोगे सर एंगल के लिए तो आपने कहा था बी ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट, लेकिन वो तब है बेटा जब एंगल टाइम के रेस्पेक्ट में मेरे को कुछ दे रखा हो कि भाई इस तरीके से एंगल बदल रहा है। यहाँ तो सीधे बोल दिया यहाँ से यहाँ, 2 इंस्टेंट दे दिया, इनिशियल और फाइनल। जैसे ही 2 इंस्टेंट दे दिए तो ये जो ई इंड्यूस की हम बात करते थे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी है कि ई इंड्यूस को हम लिख सकते थे माइनस डी बाई डी टी ऑफ डी फाई, करेक्ट। इसको अपन डी की टर्म की जगह अगर चाहें तो लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। आप बोलोगे सर कभी तो डी लिखते हैं कभी तो डेल्टा लिखते हैं, भाई डी तब लिखते हैं जब किसी इंस्टेंट पे चाहिए हो, इंस्टेंटेनियस, करेक्ट। और हम डेल्टा तब लिखते हैं जब हमें एवरेज चाहिए हो किसी इंटरवल में। और यहां पर अगर देखेंगे तो हमें क्या है, इनिशियल और फाइनल गिवन है कि इनिशियली ऐसे था, अब ये 180 डिग्री से चेंज हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, फाइनल पता लग गया सीधे। तो यहां पर अपने पास काम आएगा माइनस ऑफ 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना बेटा, डेल्टा टी। अंडरस्टूड? अब ये फाई कैसे लिखना है, फाइनल कैसे लिखना है, इनिशियल कैसे लिखना है, ये आप लोग पहले थोड़ा स्ट्रगल करो, ट्राई इट विद योरसेल्फ, पॉज द क्लास, डू इट एंड देन ओनली मूव। मैं तो आगे बढ़ूंगा, ठीक है, आप पॉज करके पहले ट्राई करो, फिर जब पूरा हो जाए तब आगे बढ़ना। मैं देखता हूं देखो आगे क्या करना है। तो हमें बोला 200 टर्न की एक रेक्टेंगुलर कॉइल, पहले एक कॉइल बना लेते, और हमें बोला गया है कि इसके टर्न्स कितने हैं, 200 टर्न्स। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला गया है कि जो फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर, तो क्या ये हमारे लिए इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया? बोले हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड इधर। अच्छा एरिया जो होता है बेटा, क्या वो भी अपने पास अगर देखेंगे तो एरिया क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है? बोले हाँ सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये पता चल जा रहा है क्या कि थीटा इनिशियल जो है वो 0 डिग्री है? बोले हाँ सर बिल्कुल। मैंने कहा ठीक, यानी इनिशियल की पूरी स्टेट समझ में आ गई? बोले हाँ सर। अब बात करते हैं फाइनल स्टेट के लिए, ध्यान देना। फाइनली ये फील्ड रिवर्स हो जा रहा है, तो क्या ऐसे हो जाएगा? अगर ये ऐसे हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइनल क्या इस तरफ है? बोले हाँ सर। अब फील्ड रिवर्स हुआ है, एरिया थोड़ी रिवर्स हुआ है, एरिया तो अभी भी कहाँ पे है, इस तरफ। तो एरिया अगर आगे फील्ड अगर पीछे, तो बेटा थीटा फाइनल क्या हमारे पास 180 डिग्री नहीं आ गया?
बोले बिल्कुल आ गया सर। मतलब अब हमें ये पता लग चुका है कि इनिशियल क्या स्टेट थी और फाइनल क्या स्टेट थी। बोले ठीक है सर, एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। बोले लेट्स डू इट। ये माइनस है, इसको रहने देते हैं। 5 फाइनल के लिए क्या b डॉट ए इंटू कॉस थीटा। बोले हाँ, तो मैं लिखता हूं b a और कॉस, ठीक है। एंगल कितना था अपने पास फाइनली 180, कॉस 180 माइनस इनिशियली b a कॉस कितना 0, करेक्ट। और ये सब किसके लिए, एक टर्न के लिए। हमारे पास कितने टर्न्स है टोटल 200, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल N से। समझ गए, पूरे फ्लक्स हो, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल, दोनों जगह NN से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन ने कॉमन लगा दिया। और डिवाइडेड बाय बेटा जो अपने पास टाइम है उसको भी अपन डेल्टा टी लिखते हैं। क्लियर। अब देखो फर्दर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो फर्दर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। बी ए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा -1, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू क्या था 1, तो माइनस बी ए मिलके क्या बन गया -2b है, -2b और माइनस मिलके क्या बन गया +2b है। यानी ये बन गया अपने पास 2b a n डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आ गया एक्सप्रेशन निकल के। अब देखो यहां पर बेटा b का वैल्यू ये रहा हमारे पास 0.25 टेस्ला, एरिया का वैल्यू ये रहा। मैं एक काम करता हूं, सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं आपके लिए। तो देखो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से अपन लिख सकते हैं 2b की जगह वी कैन राइट 0.25 इंटू एरिया की जगह 100। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास कितने थे 200 और डिवाइडेड बाय देखो बेटा अपने पास टाइम कितना था 0.01। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा ई इंड्यूस निकल के आ जाएगा। समझिए मेरी बात बेटा। तो कुल मिला के देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, फील्ड अभी इस डायरेक्शन में था, फिर 0.01 सेकंड में रिवर्स कर गया। तो मुझे इनिशियल फ्लक्स पता था, मुझे फाइनल फ्लक्स पता था, मेरे पास टाइम भी दे रखा था, तो मैंने ई इंड्यूस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लगा दिया -Δ∅m/Δt, यानी -5 फाइनल -5 इनिशियल बाय डेल्टा टी। और फाई के लिए यूज कर लिया वही बेसिक फॉर्मूला b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। हाँ, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 200 टर्न्स दे रखे थे। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद तो बेटा देख बेसिक मैथमेटिकल वैल्यूज रखी अपन ने। ये सवाल मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये सवाल आता है, बहुत कॉमनली आता है, और इसमें एक तरीके से फ्लक्स बदल ही रहा है। ऑल्दो अपन ने जो अभी डिफरेंशिएशन वाले देखे थे 3 पर्टिकुलर जो मेथड्स देखे थे, ये उसमें डायरेक्टली फिट इन नहीं होता, बट येस दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, है ना, जिससे अपन फ्लक्स को बदल सकते हैं, करेक्ट, और ये इंड्यूस निकाल सकते हैं। सो यू गो थ्रू इट प्रॉपरली, अच्छे से समझो, है ना। कोई चैलेंज आता है तो यू नो डिस्कस विद योर फैकल्टी टीचर्स, है ना, और उसके बाद अगर सब क्लियर लगता है तो देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो यू पॉज इट हियर, कॉपी एवरीथिंग एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको समझते हैं अच्छे से, है ना। पहले सुनना है फिर ट्राई करना है। देखो कॉइल ऑफ कह रहा है 30 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, फिर देखो अपने को एरिया दे दिया, बोले ठीक है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर। देखो इस लाइन का फिर से मतलब क्या है, एंगल देना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे दिया, कह रहा है कॉइल इज सडनली विड्रॉन फ्रॉम द फील्ड, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड में से कॉइल में आपने निकाल दी बाहर। जैसे ही कॉइल को बाहर निकाला तो वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड था, फ्लक्स था, वही गायब हो जाएगा। भाई जब तक कॉइल फील्ड में तब तक ही तो फ्लक्स है, जब कॉइल फील्ड में है ही नहीं तो फ्लक्स कहां से आएगा बताओ। ठीक, बोले ठीक है सर। इसके बाद फर्दर देखते हैं तो इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया बेटा, जो कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रीड करता है। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज। हमसे पूछा है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, दैट मींस कैपिटल आर कितना आएगा। समझे? मैं एक बार थोड़ा सा और समझाता हूं। अपने पास कोई एक कॉइल है, देखो मैं सिर्फ समझाऊंगा, आप ट्राई करोगे और आप खुद से आंसर निकालोगे ना, आई एम श्योर कि 70-80% बच्चों का आंसर करेक्ट हो जाएगा 100%। ठीक, तो देखो समझना, कोई एक कॉइल है, उस कॉइल के थ्रू परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि इनिशियली फ्लक्स दे रखा है अपने को। बोले ठीक है सर। बोले कैसे निकालेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, क्योंकि एक टर्न का बी ए कॉस थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तो एन बी ए कॉस थीटा। बोले ठीक है सर। फ्लक्स इनिशियल आ गया,
फाइनली विड्रॉ कर दिया कॉइल को, फ्लक्स बचा ही नहीं, 5 फाइनल 0, करेक्ट। यानी अपने को चेंज इन फ्लक्स पता है किसी तरीके से, बोले हाँ। अगर उसको टाइम से डिवाइड करें डेल्टा फाइव बाय टी विद ए नेगेटिव साइन, ई इंड्यूस आ जाएगा। ई इंड्यूस को अगर अपन चाहें, ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही तो है, और V बराबर आई आर होता है, क्या वहाँ से अपन आई इंड्यूस की बात कर सकते हैं? फिर आई इंड्यूस करंट खुद क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, वहाँ से अपने पास किसकी बात हो जाएगी, चार्ज की। चार्ज ही तो दे रखा है। तो ऐसे करके कोशिश करके रिलेट करने की कोशिश करो। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था चार्ज फ्लोन का, याद हो तो उसे यूज़ कर लो, नहीं याद हो तो बेसिक से करो। एंड जब पूरा सॉल्व हो जाए, पूरा स्ट्रगल खत्म हो जाए, देन यू सी द सोल्यूशन। ठीक है, मैं तो बढ़ूंगा आगे, बट यू कैन पॉज एंड डू दैट, राइट। देखो हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक्स। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम एकदम बेसिक से चलते हैं। ई इंड्यूस्ड को हम लिख देते हैं आई इंड्यूस्ड इंटू आर, पी बराबर आई आर, और ई इंड्यूस हमारा होता है -5 फाइनल -5 इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। बोले ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर देखते हैं, मैं आई इंड्यूस को लिखता हूँ चार्ज अपॉन टाइम इंटू कैपिटल आर इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा 5i, माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं बेटा, 5 फाइनल डिवाइडेड बाई टी। बोले अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो t एंड t कैंसल्ड, टाइम का कोई रोल नहीं है, इसीलिए सवाल में टाइम दे भी नहीं रखा था। बोले ठीक है सर। तो कभी भी ऐसी चीज़ हो ना, तो आप तो एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल जो वैल्यू नहीं गिवन है वो अपने आप कट जाएगा, वरना अपन ढूंढते ही रह जाएंगे यार, पहले टाइम ढूंढ लो फिर सोचेंगे आगे ना। यू स्टार्ट विद द बेसिक एक्सप्रेशन, पता चल रहा है कि कहाँ से लिंक करना है, पता है कि चार्ज को फ्लक्स से चेंज से रिलेट करना है, तो बस वो कर दो, अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अपने आप मतलब करना तो पड़ेगा यार। तो यहाँ से 5 फाइनल अपने पास कितना हो जाएगा, 0। बोले क्यों, कॉइल ही विड्रॉ कर ली थी, अभी तो बताया था, यानी कि यहाँ से 5 फाइनल 0। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे कैपिटल आर ही बताना था, मैं यहाँ से सीधे सीधे लिख सकता हूँ 5 की जगह एन बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। समझ गए? अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 30, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना है 0.1, करेक्ट। एरिया की बात करेंगे, यूनिट का ध्यान रखना है अच्छे से, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूं कि एक यूनिट डिफरेंट ले लूं, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि भैया यूनिट का ध्यान रखना जरूरी बात है, करेक्ट। 10 × 10⁻⁴ कितना, -4, ठीक है। एरिया आ गया। एंगल की जहां तक बात करते हैं, कह रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फील्ड भी इधर और एरिया भी इधर। जब भी ये लाइन लिखी हो ना, जैसे कॉइल दे रखी है, पता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और एरिया भी कॉइल के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे केस में हमेशा थीटा की अगर बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 0, करेक्ट, जो कि 1 होता है हमें पता है, डिवाइडेड बाय चार्ज, देखो बेटा 10 माइक्रोकूलम -6, अंडरस्टूड। अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी रेजिस्टेंस की, वो ओम में निकल के आएगी। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, अंडरस्टूड। तो मुझे नहीं लग रहा बेटा बहुत टफ है क्वेश्चंस, हाँ, लेकिन ये है कि अच्छे क्वेश्चंस है। तो देखो अभी तो अपन ने शुरू किए हैं, अभी 2-3 सवाल किए हैं, अभी अपन 3-4 सवाल और करेंगे, बट उसके बाद अपने पास मुझे लग रहा है मेजर न्यूमेरिकल्स अपने इस टॉपिक के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आराम से पेशेंस से इसको समझो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है एकदम, और जब एकदम क्लियर हो जाए तो फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो दोबारा देखना इसको, ठीक है। चलो मैं अगले एग्जाम्पल में पढ़ता हूँ, आप पॉज करके अच्छे से कॉपी करो। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब एक कोई कंडक्टिंग लूप है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फिर से एंगल 0 है अपने पास। इफ रेडियस स्मॉल आर वेरीज द फंक्शन ऑफ आर बराबर r0 t, मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे रेडियस बदल रहा है। अपने को बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप कितना होगा। ऑफ कोर्स देखो कोई टाइम तो बोला नहीं है, तो मतलब अपने को टाइम का फंक्शन बताना है। तो बात इतनी सी है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास ना कोई एक लूप है, हमारे पास कोई एक लूप है, इस लूप का ना कोई रेडियस है, अगर ध्यान से देखेंगे
इस लूप का मान लो अपने पास ऐसा कुछ होगा ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका कुछ रेडियस होगा, है ना। इसको लिख देते हैं, रेडियस को अभी के लिए कैपिटल आर ही लिख देते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो इसके परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा है, ऐसे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ये हमें दे रखा है बेटा कुछ बी, करेक्ट। एरिया हमें लूप का कितना दे रखा है, दे रखा है, अच्छा एरिया तो अपन निकालेंगे ना, तो अपने को बी दे रखा है और अपने को आर दे रखा है, और अपने को बोला है कि ई इंड्यूस्ड निकाल दो, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में इतना तो आ जाना चाहिए कि रेडियस अगर बदल रहा है, मतलब ये जो लूप रखा हुआ है, करेक्ट, ये धीरे धीरे लूप का रेडियस बढ़ रहा है। भाई यहाँ टी बढ़ेगा टाइम, तो अपने आप रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो मतलब लूप बड़ा होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा है ही, तो जैसे जैसे लूप बड़ा होते जाएगा तो लूप का एरिया बढ़ता जाएगा। अगर लूप का एरिया बढ़ते जा रहा है तो एरिया बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, उससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ने लगेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते जा रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। आपको मैंने बताया भी था कि अपने पास 2-3 तरीके हैं चेंज करने के फ्लक्स, या तो फील्ड चेंज कर दो, या तो एरिया चेंज कर दो, करेक्ट, या तो एंगल चेंज कर लो। अपन ने पहले 2 एग्जाम्पल देखे, उसमें सबसे पहले में एंगल बदला था, फील्ड रिवर्स हुआ था, करेक्ट। दूसरे वाले में अगर अपन देखें तो फील्ड पे से कॉइल को निकाल लिया गया था, अगेन सिमिलर चीज। यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं तो रेडियस बढ़ा के क्या कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं। अंडरस्टूड। अब आप दिमाग लगाओ कि कैसे एरिया चेंज करने वाले एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। वहां लिखा था हमने b इंटू कॉस थीटा इंटू DA/dt। यू ट्राई टू यूज दैट। जब आप बिल्कुल करके अच्छे से क्लियर हो जाओ उसके बाद सोल्यूशन देखना है, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं आगे। तो देखो मेरे हिसाब से तो बेटा ई इंड्यूस का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज होना चाहिए, दैट शुड बी b इंटू कॉस थीटा इंटू हाउ मच DA/dt। अब आप बोलोगे सर DA/dt तक तो ठीक था, पर हमको तो रेडियस गिवन है। मैंने कहा बेटा कितनी छोटी बात कर रहे हैं, देखो तो सही, एरिया अपने पास सर्कुलर लूप का कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर तो गिवन ही है अपने को। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। यानी यहां से अगर देखें, मैं पहले जनरलाइज लिखने जा रहा हूं पूरा, तो b cos थीटा एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 कैपिटल आर। और बाय चेन रूल हमें साथ में क्या रखना पड़ेगा, dr/dt। समझे बात को। यानी कि यहां से अगर देखते हैं तो वी विल गेट b इंटू कॉस 0 इंटू पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। यानी सेम एक्सप्रेशन मैंने देखो दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ों की बात करूँ तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब की मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, ठीक है। देखो कैसे पुट करता हूँ एक एक करके, ठीक है, अच्छे से देखना। अगर अपन b की बात करें तो हमें b ही गिवन है, इसे तो छेड़ना ही नहीं है, करेक्ट। अपन अगर cos थीटा की बात करें तो अपन लिख सकते हैं cos 0, ठीक। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, ये जो पाए लिखा हुआ है तो ये तो पाए ही रहेगा। इसके अलावा 2 की बात करते हैं तो 2, r का मतलब है बेटा रेडियस, और रेडियस अगर देखोगे तो है r0 प्लस t, यहाँ लिख देते हैं r0 प्लस स्मॉल t। और जहां तक dr/dt की बात करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, r0 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो जो dr/dt निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखो अपने को cos 0 का वैल्यू भी 1 है, तो ये इफेक्टिवली बनेगा 2 पाई b और ब्रैकेट में r0 प्लस t। समझ गए बात को, r0 प्लस t। यहां से अगर अपन देखते हैं तो अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन में बस टाइम का वैल्यू डालना है। जैसे ही टाइम का वैल्यू डालेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस्ड। अंडरस्टूड द पॉइंट, क्लियर है यहां तक बेटा। तो ऐसे कई बार एग्जांपल्स आएंगे जहां पे रेडियस बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, कुछ विड्थ बढ़ रही है, और बोलेगा कि ई इंड्यूस निकालो, आई इंड्यूस निकालो। तो आपको हर जगह यही दिमाग निकालना है। मतलब अगर एरिया बढ़ रहा है तो वी कैन यूज b cos थीटा DA/dt, करेक्ट। एरिया जैसा दे रखा है, अगर अपने को लेंथ इंटू विड्थ दे रखा है वो यूज करेंगे। सर्कुलर लूप था तो अपन ने पाई आर स्क्वायर यूज कर लिया। अंडरस्टूड द पॉइंट, क्लियर। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। और अगर एकदम परफेक्टली क्लियर है तो फिर अगले एग्जाम्पल में बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉज करके अच्छे से कॉपी करो समझते हुए, ठीक है ना।
चलो अगले एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। देखो बेटा, दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये भी थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कन्वेंशनल है, आपको बहुत बुक्स में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ उठा के लाया हूँ, तो देखिए, पर मुझे लग रहा है इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं, और इसकी हेल्प से अपन आगे जाके इमोशनल ईएमएफ जैसा फंडा भी समझ लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, ठीक है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। साइड एल है, रेजिस्टेंस कितना है आर, मतलब रेजिस्टेंस गिवन है। मूव्स इन अ प्लेन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड, यानी कि जो साइड है इससे परपेंडिकुलर कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के कुछ भी नहीं है बेटा। अंदर की तरफ देखो, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये अपने पास कोई एक स्क्वायर लूप है, साइड इसकी अपने को l दे रखी है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये साइड ले लो या ये साइड ले लो, ये दोनों ही साइडें अपने को कितनी कितनी दे रखी है, एल दे रखी है अभी के लिए, ठीक है। कंप्लीट अगर बात करते हैं एल और एल, कंप्लीट अगर बात करते हैं। अब इस लूप को वी वेलोसिटी से बाहर चलाने लग गए, करेक्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहीं तक फिक्स्ड है, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड पूरे में नहीं है, सिर्फ इस लाइन से इस तरफ है, जहां पे क्रॉस दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है। और अब हमें बोला गया है कि अगर ऐसा है, ठीक है, विथ हाफ ऑफ द लूप आउटसाइड द फील्ड, कह रहा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, यानी हमें बताना है कि ऐसे केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ठीक। आप तो ऐसे समझो कि अभी हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लूप बाहर जा रहा है। जैसे ही लूप बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से है ना, इसको अपन देखो डीमार्केट कर देते हैं बाउंड्री को, ये रहा, इससे जैसे ही लूप बाहर गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो गया। बोले क्यों सर? मैंने कहा भाई जितना पार्ट लूप का फील्ड के अंदर रहेगा उसी के अंदर तो फ्लक्स पास करेगा, जितना पार्ट लूप का बाहर आ गया फील्ड के, वहां का आएगा फ्लक्स। यानी कि अपने को यह समझ में आया कि जैसे जैसे फ्रेल लूप मूव करते जाएगा, बाहर निकलते जाएगा, इसके अंदर पास होने वाला फ्लक्स कम होते जाएगा। बोले ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। इनका बढ़िया, यानी फ्लक्स कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? बोले हाँ सर। अब देखो इस फ्लक्स कम होने में क्या रीजन है? मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चेंज किया हमने, ना ही हम क्या कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, एरिया कम होता जाएगा। यानी जो एसोसिएटेड एरिया अगर अपन देखते हैं बेटा, तो एसोसिएटेड एरिया जो हमें दिखाई देगा वो क्या सिर्फ ये वाला एरिया दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोले हाँ सर बिल्कुल दिखाई देगा, करेक्ट। ये एरिया कितना होगा, समझना मेरी बात को, ये एरिया होगा बेटा यहां से यहां तक की ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक की लेंथ। इनको अगर अपन टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना, ये तो टाइम के साथ बदलती जाएगी साइड, तो अपन मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पे एक्स रही होगी, और ये लेंथ हमको ऑलरेडी पता है कितनी है, एल, तो एक्स और एल पता लग गया, करेक्ट। अब अपन आ जाते हैं अपने बेसिक फंडा पे। बेसिक फंडा में यही कहता था कि भाई ई इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस फ्लक्स की अगर बात करते हैं बी इंटू एरिया, क्यों लिखेंगे अपन, बी इंटू कितना, कॉस थीटा, करेक्ट, और साथ में कितना बेटा, अरे डी ए बाई डी टी। बताया था कि अगर एरिया चेंज होगा तो क्या यूज करेंगे, माइनस बी कॉस थीटा इंटू डी ए बाई डी टी, राइट। अब यहां पर अगर देखते हैं बेटा, तो देखो यहां पे माइनस जो बी है उसे तो अपन बी ही लिख देते हैं, जो कॉस थीटा है उसको हम लोग लिख देते हैं कॉस जीरो भी, क्यों, कॉस 180 लिखते हैं ना बेटा। क्यों 180? क्योंकि देखो लूप का एरिया जो है वो प्लेन के क्या आएगा, बाहर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एरिया आउटसाइड, इसलिए एंगल क्या लिख दिया, 180, ऑपोजिट है एक दूसरे से। और साथ में डी ए बाई डी टी जो है इसको लिखते हैं डी बाई डी टी इंटू एरिया। देखो एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया कितना लिखेंगे, एरिया लिखेंगे एक्स इंटू कितना, एल, यही बनेगा लेंथ इंटू विड्थ। अब यहां से देखो जो एल है बेटा वो तो कांस्टेंट है, ये माइनस और कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस और ये माइनस मिलके तो क्या हो जाएगा, प्लस, हटाई दें इसको, ये बन जाएगा बी इंटू एल इंटू केवल अंदर क्या बच जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। और अब आप खुद बताओ डी एक्स बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस साइड, जो किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, स्पीड के बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहां से ये निकल के आ जाएगा बी एल वी, अंडरस्टूड। तो यहां से एक सीधा सा फंडा निकल के आ गया कि अगर मेरे पास कोई एक लूप है, करेक्ट, तो जो लूप है उसकी अगर ये वाली साइड एल है,
ये वाली साइड एल बोले तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली साइड एल है, तो उसको अगर आप मूव कराओगे वी वेलोसिटी से तो अपन कह सकते हैं कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, BLV या BVL। इसी को आगे जाके बेटा अपन इंड्यूस ईएमएफ से कनेक्ट कर लेंगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से अपन बता सकते हैं। करेक्ट? आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये तो ठीक है, अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए देखो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लेंस लॉ ले चुका हूँ, काफ़ी एग्जांपल्स ले चुका हूँ। एक कोई रिमाइंडर दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई फील्ड अंदर है इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा, इनसाइड। और लूप बाहर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फ्लक्स जहां कम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर इंड्यूस करना है क्योंकि अंदर फ्लक्स कम हो रहा है, तो फिर करंट कैसे आना चाहिए, इस तरीके से। करेक्ट? या अपन कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, इस तरीके से। समझ गए? ताकि इस तरीके से अपन क्या करें, फील्ड प्रोड्यूस करें। राइट भाई? अगर जैसे आपने ऐसे बैटरी बनाई तो करंट ऐसे घूमेगा, करंट के डायरेक्शन में फील्ड लाइन मतलब अपनी फिंगर्स को घुमाओगे तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर। तो जो इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ होगा और उसको सपोर्ट कर देगा, और जो कम हो रहा था उसको अपोज कर देगा। समझे बात को? तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। बाकी ये अपन बेटा लेंस लॉ बहुत डिटेल में देखे हैं, है ना, तो आई एम श्योर कि आपको वहां से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। राइट? तो एक बार इस पार्ट को अच्छे से समझ के देख लो, अगर एकदम परफेक्टली क्लियर है तो फिर आगे बढ़ना। राइट? विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। राइट? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बेटा, तो देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और पहले ट्राई करना है आपको, उसके बाद पहले सुन लो, समझ लो, फिर ट्राई करना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सीधे सीधे क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इस तरफ, केवल इस तरफ। ठीक? और कहां पर है, इनटू द प्लेन दे रखा है। फिर अपने पास यहां पर कोई एक लूप जैसा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप मान लो, जिसका एरिया अपन कुछ ए दे सकते हैं, और हमें बोल रहा है कि इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। यानी कि ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ इसको ओमेगा से ऐसे घुमाया जा रहा है। करेक्ट बेटा? ये ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहो, अपन चाहें तो उसको अंदर की तरफ दिखा देते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाना बस इजी हो जाएगा। ठीक है? अच्छे से समझना, इस तरीके से ओमेगा से। करेक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं तो अपने को ये लूप कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको इतनी बात समझ पे आ रही होगी बेटा। यानी कि पहले ये रेक्टेंगुलर लूप ऐसे था, अब ये थोड़ा सा अंदर चला गया। करेक्ट? अंदर चला गया, ऐसे घूमते जाएगा, फिर घूम के वापस ऐसे घूम के आएगा, और ये ऐसे ऐसे रूप घूमने लगेगा। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा इस तरीके से घूमेगा। समझ गए बात को? क्लियर है? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये अपना लूप था। करेक्ट? तो ये अपने पास क्या था, एक्सिस था। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे अंदर की तरफ घूमेगा। ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ, अगर अपन देखें तो ये लूप क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब अपने को बताना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। करेक्ट? मैं आपको बस इतना आइडिया दे सकता हूं कि इसके अंदर ना एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज होने वाला केस सबसे सिंपल है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट सबसे सिंपल है। तो आप एक बार देखो, मैंने वहां क्या एक्सप्रेशन लिखाया था, और उसको यहाँ पे ओमेगा से जोड़ने की कोशिश करना। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये टाइम अपना जब था, जब अपन ने स्टार्ट किया था, तो ये t0 रहा होगा अपना टाइम। करेक्ट? और हमें बताना कितने पे था, हमें t = t टाइम पे बताना था, उसके थोड़ी देर बाद। ठीक है? तो अब आप एक बार इसको ट्राई करो, कोशिश करो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और उसके बाद सोल्यूशन देखो। मैं तो आगे बढ़ूंगा बट आप क्लास को यहीं पॉज करके ट्राई करो। ठीक? तो देखो बेटा, आंसर देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। E इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस, देखो हम लोग ना -d∅dt लिखते हैं। अगर हमने माइनस नहीं भी लिखा ना तो भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी यही समझाया था कि आप d∅dt से क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, और डायरेक्शन के लिए लेंस लॉ यूज कर लो। और हम दोनों चीजें डिटेल में पढ़ चुके हैं। समझ गए बात को? ऐसे ध्यान रखना। तो यहां लिख देते हैं, खैर ठीक, ∅dt, और एंगल के केस में ये बन जाता था BA sin थीटा। ठीक है? BA sin थीटा। अच्छा, माइनस आगे लगता था, रुको मैं आपको ना साथ के साथ डिफरेंशिएट करके बता ही देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना आए। d/dt BA cos थीटा ये रहता था। यहाँ से देखो cos BA जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा बी ए साइन थीटा, और साथ में क्या बच जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। ये अपने को पता चल चुका ए इंड्यूस के बारे में, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात। जहां तक थीटा की बात है बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि थीटा जो है वो एंगुलर स्पीड इनटू टाइम होता है। 11 का बेसिक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, कि भाई ऐसे सब छोड़ो, आप तो ये सोचो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। बिल्कुल वैसे ही एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये एंगुलर डिस्टेंस को ही तो एंगल कहते हैं। तो यहां से थीटा बराबर क्या आना चाहिए, ओमेगा टी आना चाहिए। तो यहां लिखते हैं, देखो बी ए साइन ओमेगा टी, करेक्ट, इनटू डी थीटा बाई डी टी। भाई डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को क्या बोल देते हैं, एंगुलर स्पीड। भाई जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होगा, एंगुलर स्पीड होगा। तो ये डी थीटा बाई डी टी जो है ये एक्चुअल में क्या है, ओमेगा। तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल के आता है दैट इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझे बात को। और बेटा ये एक्सप्रेशन आपने ना खूब जगह देखा होगा, जैसे आगे जाके पढ़ते हैं डीसी मोटर, एसी जनरेटर, उन सब में यही है। बेसिकली एक टर्बाइन या कॉइल जैसी है, और वो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में। इसी के फंडा या प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड मोटर्स, जनरेटर्स वगैरह होते हैं। तो वहां पे ये एक्सप्रेशन बहुत कॉमनली यूज आता है, और इस पर खूब स्टेटमेंट वाले बढ़िया सवाल बनते हैं, करेक्ट। तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। जब मैं डीसी मोटर या एसी जनरेटर उठाऊंगा तब आपको बता दूंगा अच्छे से कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अभी तो हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही है कि हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगुलर स्पीड दे दी गई और हमसे पूछा गया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम कह सकते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये सारी कहानी टी पे डिपेंड कर जाएगी, और अकॉर्डिंगली हमारा डायरेक्शन वगैरह निकल करके आएगा। समझे बात को। क्योंकि पहले जब तक ये यहां से यहां तक जाएगा, फ्लक्स कम होते होते जीरो हो जाएगा। भाई अभी पूरा का पूरा फ्लक्स है, फिर धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगा, जीरो, फिर वापस फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो ये इस तरीके से वेरी करेगा। इसीलिए देखो साइन लगा हुआ है, और जहां साइन या कॉस आता है वो क्या आता है, ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। 11th क्लास SHM एंड वेव, हो सकता है आपने पढ़ा नहीं हो या ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है। तो ये वहां से उठ के आता है। तो इट्स एन ऑसिलेटिंग फंक्शन, बार बार चेंज होता रहेगा। अंडरस्टूड। कभी कभी अपने को बोल भी सकता है कि हमें ई इंड्यूस और टाइम का ग्राफ बनाओ ऐसे केस में, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर कोई पूछ लेता है तो। अगर अपने को ई इंड्यूस वर्सेस टाइम बनाना है तो साइन ग्राफ ही तो बनाना है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर मैं एक एक्सिस पे टी लिखना चाहूं, मान लो ऐसा कुछ बनाना चाहे, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक एक्सिस पे अगर मैं टी लिखना चाहूं, एक पे ई इंड्यूस लिखना चाहूं, तो मैं सीधे सीधे एक साइन कर्व बना सकता हूं। अंडरस्टूड। जब t बराबर 0 होगा तो साइन 0, 0 से शुरू करते हुए एक साइन कर्व। अंडरस्टूड। तो आई थिंक बेटा ये वाला पार्ट क्लियर होगा अच्छे से, है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना और एज अ फैक्ट याद भी करना। मैंने आपको चारों पांचों जो क्वेश्चन कराया ना, उनमें से लास्ट के दो क्वेश्चन BVL और BA ओमेगा कितना था, साइन है कॉस है, साइन ओमेगा टी। इसको तो एज अ फॉर्मूला याद रखना कि इन केसेस को रट लेना, ये काम आएंगे बेटा, बहुत कॉमनली काम आते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पॉज करके, है ना, कॉपी कर लो, समझ लो। इसके बाद देखो आगे का मैं आपको हल्का आइडिया देता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपन लगाएंगे ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही देखेंगे, ठीक है, कि जो फ्लक्स अपन ने चेंज किया, इसकी और फर्दर क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है, इंडक्टर्स वगैरह कैसे इस पे काम करते हैं, है ना, वो सारा कुछ देखना है। तो इसको अच्छे से समझ लो, और इस क्लास को यहीं पे रैप अप भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्रेश लेक्चर, फ्रेश टॉपिक्स उठाएंगे, ठीक है। तो मीनवाइल यू जस्ट स्टडी हार्ड, अच्छे से कॉपी करके समझ के, कोई चीज़ नहीं समझ आई है दूसरी बार तीसरी बार देख लो, एंड वंस एवरीथिंग इज डन देन यू रैप इट अप। फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने हैं, टीचर से सारे डाउट्स पूछने हैं, उसके बाद अगला चेक लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। सो यू कॉपी इट, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।